गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो तुम लोग? हम्म। देखो, हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, उसको इमेजिन कर लिया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें थोड़ा सा रिलेशन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से हम लोग समझे थे कि चार्ज किस तरीके से ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, ये क्या है तुम्हारे पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक, और यहाँ से हमने क्या पढ़ा था? चार्ज के बारे में, अबाउट चार्ज। ठीक, या चार्ज बॉडी के बारे में ये भी बोल सकते हो, अबाउट चार्ज एंड चार्ज बॉडी, इसके बारे में हमने समझा था। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था कि अगर कोई दो बॉडी है, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। ठीक, थोड़ा सा और इसको इमेजिन कर लो ताकि लेक्चर में कोई डाउट ना रहे। एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, दोनों बॉडी न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब दोनों पर चार्ज की वैल्यू अभी जीरो। भाई, इस पर मान लो, इस पर चार पॉजिटिव, ऐसा मान लो इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? चार है। निगेटिव चार्ज कितने हैं? वो भी चार है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इसमें? टोटल चार्ज तो जीरो हो जाएगा। ठीक, तो ये बॉडी क्या कहलाएगी? ये न्यूट्रल कहलाएगी। पता ही समझ में? बॉडी ए पर पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? चार। बॉडी ए पर निगेटिव चार्ज कितने हैं? चार। तो टोटल चार्ज कितने हो गए? निगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या हो गए? जीरो। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो। तो ये बॉडी क्या हो जाएगी? न्यूट्रल। ठीक, इसी तरीके से एक बॉडी बी है, ये भी न्यूट्रल है। इस पर भी चार्ज क्या है? टोटल चार्ज, चार्ज तो है लेकिन टोटल चार्ज क्या है? जीरो। ठीक, इतनी बात आई समझ में? क्लियर है यहाँ तक? जैसे ही बॉडी ए को जैसे ही बॉडी ए को बी बॉडी से रब कराया जाता है, मतलब फ्रिक्शन डेवलप कराया जाता है, तो मान लो कि बॉडी ए से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बॉडी बी पर आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन। ठीक, बॉडी ए से जब बी पर आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? बॉडी ए से जब इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो यहाँ। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और ये बॉडी क्या हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इतनी बात आई समझ? एक बॉडी कैसी हो गई? पॉजिटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला पॉजिटिव। ये बॉडी कैसी हो गई? निगेटिव। यहाँ तक क्लियर है समझ में? अब मान लो ये स्फीयर, जो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, इनको स्फीयर ना मानकर इनको मान लो कि ये प्लेट्स हैं, स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गई एक पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, और एक हो गई तुम्हारे पास निगेटिव प्लेट। क्लियर? एक पॉजिटिव प्लेट हो गई, एक निगेटिव प्लेट। तो कहोगे सर ये क्यों बता रहे हो? स्फीयर भी तो मान सकते थे। देखो, इनका यूज है बैटरी को इमेजिन कराने में, कि बैटरी को किस तरीके से तुम इमेजिन करोगे। ठीक, अब अगर इस तरीके से स्फीयर को इस फॉर्म में कंसीडर कर ही लिया है, तो अब बैटरी के मैकेनिज्म को समझ के हम लोग सर्किट बनाते हैं। देखो, यहाँ पर समझोगे इसको, ये तुम्हारे पास बैटरी है। ठीक, बैटरी के अंदर एक कैथोड होता है, एक इलेक्ट्रोड, सॉरी, एक एनोड होता है। एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक पॉजिटिव प्लेट है, एनोड, और ये कैथोड, नेगेटिव प्लेट। पता ही समझ में?
और इसको इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया गया है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट, समझना इस बात को। ठीक, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर? इतनी बात आई समझ में? ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, प्लेट्स लगी हुई। अब ये पहले से इस पे इलेक्ट्रॉन, इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, मतलब इस पे एक्सिस है, इलेक्ट्रॉन का एक्सिस है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है। अब इलेक्ट्रोलाइट, ये जो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट जिसको तुम तेजाब बोलते हो, ये इलेक्ट्रोलाइट जो फिल है, इसमें ये H2SO4 भी हो सकता है, कॉपर सल्फेट भी हो सकता है। ठीक, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, यही जो निगेटिव प्लेट है इस पे इलेक्ट्रॉन और भेज देता है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जमा होने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन ये क्या चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से निकले। ठीक, अब क्या करोगे तुम कि यहाँ पर एक वायर को ऐसे जोड़ दो, ऐसे एक वायर को जोड़ दो, यहाँ पर एक बल्ब लगा दो, और फिर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दो। अब क्या होगे, इलेक्ट्रॉन एकदम से यहाँ से निकलेंगे और वो पॉजिटिव प्लेट पर आ जाएंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल के घूमते 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 कहाँ पर आ जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट पर आ जाएंगे। और ये हमारी सर्किट बन गई किसकी, बैटरी की। एक सिंपल बैटरी की सर्किट बन गई कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करे, ठीक है, यहाँ पर एनर्जी अपनी रिलीज किए, बल्ब को ग्लो करा के, फिर कहाँ आ गए, पॉजिटिव प्लेट। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, किसका होता है, बैटरी के मैग्नीज्म का। ठीक, यहाँ पर ये सिंपल बैटरी बनाई और इस तरीके से एक सिंपल सा सर्किट बना दिया। ठीक, तो यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव करे, कि जब इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अक्यूमुलेट करने लगता है, इलेक्ट्रॉन को जमा करने लगता है, तो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पर वर्क प्रेशर डालता है कि तुम आगे की तरफ मूव करो। इसको इस तरीके से समझो, जैसे एक बहुत बड़ी क्लास में, एक बहुत बड़ी क्लास में क्या हुआ कि जो क्या कहते हैं उसको, बहुत सारे स्टूडेंट भर दिए गए। ठीक है, और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया, समझ रहे हो, और उस क्लास में मान लो कि आग लग गई। ठीक, तो बच्चे क्या होगा, बच्चे परेशान होने लगे निकलने के लिए। ठीक है, अब जैसे ही वो दरवाजा तोड़ के निकलेंगे तो क्या होगा, एकदम से मूव करेंगे और ऐसी सेफ जगह पर जाएंगे जहां पर आग ना हो, आग पहुंच ना पाए वहां तक। ठीक, तो ठीक यहाँ पर वही चीज होती है, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरने लगते हैं, अक्यूमुलेट होने लगते हैं, किसके ऊपर, निगेटिव प्लेट के ऊपर। ठीक, और फिर वायर के थ्रू इनको एक रास्ता मिल जाता है, ये वायर है, इस वायर के थ्रू इनको एक रास्ता मिल जाता है, और ये रास्ते से वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो ये खाली जगह है इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ से भरे हुए इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करने लगते हैं। ठीक है, और ये जो फिनोमिना होता है, जो वर्क प्रेशर लगता है, इसी वर्क प्रेशर को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है करंट इलेक्ट्रिसिटी की, वो है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन जो कि मूव करने लगते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसकी डेफिनेशन हम आगे बताएंगे जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता देंगे। ठीक, इतनी बात आई समझ में? चलो, अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, हाँ चलो, अब देखो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझते हैं। हमने इसकी डेफिनेशन पहले ही लिख ली ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक, तो इस डेफिनेशन को पहले पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field is defined work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। तो कुछ डेफिनेशन में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो तुम पढ़ोगे तो उसको इमेजिन ही नहीं कर पाओगे। ठीक है,
तो सबसे पहले उन पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे तुम्हारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमको पता ही नहीं कि सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया नहीं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानते नहीं हो तो इस डिफिनेशन को इमेजिन कैसे करोगे? तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे। ठीक है, वर्क डन। ये वर्क डन कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर इसको समझाना पड़ेगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या लिखा हुआ है? मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें लिखा है मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सर आपने बताया था कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, यानी कि प्रोटॉन मूव कर रहा है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो वो देखते हैं भाई। फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी का क्या मतलब है? यहाँ पर इन्फिनिटी को समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेट तुमने देखा है कि मैग्नेट रखने पर, यहाँ पर इसे मैग्नेट रख दिया मैंने, ये एक मैग्नेट रख दिया। ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है? एक रीजन कंसीडर कर लेती है और उस रीजन में उनकी एक फील्ड बन जाती है। मतलब रीजन क्या है? वो एक फील्ड है। इस फील्ड में कोई भी दूसरा मैग्नेट लाने पर वो उसे अट्रैक्ट कर लेता है या इसको रिपल कर देता है। ठीक है, अगर सेम तुम्हारे पोल हैं तो उनको क्या कर देगा? वो रिपल कर देगा। और अपोजिट पोल है तो वो उनको अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक, तो उसी तरीके से जिस तरीके से मैग्नेट होता है, उसी तरीके से जो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, जैसे प्लस क्यू और माइनस, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू क्या है? ये चार्ज को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। समझ, प्लस क्यू माइनस क्यू, या प्लस कैपिटल क्यू या माइनस कैपिटल क्यू, इनसे रिप्रेजेंट किया जाता है चार्जेस को। तो चाहे प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो, इनकी सबकी क्या होती है? एक फील्ड होती है। इनकी सबकी एक फील्ड होती है। ठीक, इन फील्डों को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? अब मान लो ये तुम्हारे पास निगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, ये तुम्हारे पास एक नेगेटिव चार्ज, इसकी एक फील्ड है ये। ठीक, इसकी एक फील्ड है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी एक फील्ड है। तो इस फील्ड में कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज अगर हम लेके आएंगे यहाँ पर, तो वो क्या करेगा? इसको, दोनों के चार्जेस का नेचर कैसा है? सेम है। तो ये क्या करेगा? इसको रिपल करने की कोशिश करेगा। तो यहां से यहां तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, वो वर्क जो होता है इस चार्ज में एज अ पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व हो जाता है। यहां तक दिमाग में बात रखना अपनी। ठीक, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बता दी। क्लियर है? हर चार्ज की क्या होती है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात दूसरी बात क्या है? इन्फिनिटी क्या होता है? इसके बारे में यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसके बाद में बताएंगे। इन्फिनिटी क्या होता है? जैसे कोई मटेरियल है, ये मटेरियल है। ठीक है, ये मतलब मेटल की एक प्लेट ले ली हमने। तो मेटल की प्लेट में बहुत छोटे छोटे क्या होंगे? एटम्स होंगे। ठीक, एक एटम मान लो यहाँ पर है, एक एटम यहाँ पर है। तो इस एटम के चारों तरफ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। इस एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ से एक चार्ज को उठा के जब हम यहाँ पर लाएंगे, तो जो कि एटम का एटम का साइज क्या होता है? बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो इलेक्ट्रॉन तो और ज्यादा छोटे होंगे। ठीक है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है मेटल की, फॉर द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए वो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रॉन को हम यहां से यहां तक उठा के लाते हैं तो एक पॉइंट के कंपैरिजन में, एक पॉइंट के कंपैरिजन में दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी मान लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा छोटे हैं। क्लियर है? तो इन्फिनिटी रीजन क्या हो गया? एक पॉइंट के रेफरेंस में दूसरा पॉइंट जहां से हम इलेक्ट्रॉन को उठा के लाते हैं वो इन्फिनिटी मान लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? क्या लिखा हुआ है? मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखो, जब इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट किया गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक, तो वो खुद नहीं जानते थे कि इलेक्ट्रॉन जैसा कोई चार्ज होता है
उनको लगता था कि पॉजिटिव चार्ज ही मूव करता है। तो ये बात कन्वेंशनली चलती चली आई है अभी तक, और अभी तक बुक में यही डिफिनेशन लिखी जाती है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये कन्वेंशनली है, इसको मान लिया गया है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई। अब हम डिफिनेशन को समझेंगे कि डिफिनेशन हमसे कह क्या है। डिफिनेशन ये कह रही है कि जब किसी पॉजिटिव, जैसे अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ही बताऊंगा, जब कोई पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर रखे, ठीक है, दोनों को पॉजिटिव ही मानिए, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू नॉट चार्ज है, इसको बोलते हैं यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है यूनिट चार्ज। ठीक है, तो जब यूनिट चार्ज को उठा के इसके पास लाया जाता है, तो यूनिट चार्ज क्या करता है, यहाँ से उठा के हम यहाँ पर लाएंगे, तो कैसे लाएंगे, कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा हमको, इसको उठा के यहाँ तक लाए, यहाँ तक लाए, और जैसे इसकी फील्ड में रखे, ये इसको क्या कर देगा, रिपल कर देगा। ठीक, ये तो करेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से, कहां से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से उठाकर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर जितना वर्क करना पड़ता है, वो कहलाता है उस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इतना ये डिफिनेशन में बताया जा रहा है। क्लियर है? समझ में आया? ठीक, तो ये जो चार्ज होता है, ये जो चार्ज है यहाँ से उठा के यहाँ तक लाए हैं, तो यहाँ पर कुछ वर्क करना पड़ा, और ये वर्क क्या होता है, एज अ पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज में कंजर्व हो जाता है। ठीक, अब बहुत सारी अब जो है एक प्लेट पर बहुत सारी जब चार्ज फिल कर दिए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करने लगते हैं, और रिपल करने की वजह से क्या हो जाता है, उस पर एक वर्क प्रेशर लगने लगता है, और जब वही उसी प्लेट को किसी वायर से जोड़ दिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं। ठीक, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक धक्का है, एक फोर्स है, जो एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन पर लगता है। ठीक, क्लियर है? इतनी बात आई समझ में? ओके, आगे चलते हैं। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। सबसे पहले इसका फार्मूला लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जिस वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है V, वर्क डन को W, चार्ज को Q नॉट। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को Q नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फार्मूला V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जैसे तुमको बताया थी बैटरी की एक प्लेट होती है पॉजिटिव और एक होती है निगेटिव, ये तो बताया था, एक निगेटिव होती है एक पॉजिटिव होती है। तो निगेटिव प्लेट का अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव प्लेट का अलग पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर? इन पर चलते हैं। इसकी यूनिट होती है इट्स SI यूनिट। SI यूनिट क्या होती है, देखो, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, तो इसको लिखोगे जूल, और चार्ज की कोलाम, तो क्या लिखोगे, कोलाम। ठीक, ये SI बेस यूनिट कहलाती है, इसको ब्रैकेट में बंद कर। ठीक, या फिर क्या करोगे, न्यूटन मीटर अपॉन कोलाम, ये भी बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर अपॉन कोलाम, ये भी बोल सकते हैं। तो दो यूनिट इसकी हो जाएंगे SI बेस यूनिट, जूल पर कोलाम, न्यूटन मीटर पर। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? अब हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पर, इसको नोट कर लो भाई जल्दी से। अरे हाँ, एक चीज और रहेगी, देखो ये सारी जो यूनिट्स मैंने लिखी हैं ये बेस यूनिट होती हैं,
एक्चुअल में एसआई, ये एसआई बेस यूनिट होती है और एसआई जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल, इसको पोटेंशियल भी बोलते हैं, वो कहलाती है वोल्ट, VOLT। ठीक, इसको याद रखो। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हो, पोटेंशियल भी बोल सकते हो, वो होती है वोल्ट। और ये दोनों क्या है, एसआई बेस यूनिट, ठीक है, जो फार्मूले से ड्राइव हो जाते हैं। क्लियर, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत गर्म है भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को समझेंगे। ठीक, करंट कैसे फ्लो करता है, कैसे वायर में जो है इलेक्ट्रॉन मूव करते होंगे, उसकी इमेजिनेशन माइंड में लाएंगे। और किस तरीके से लाएंगे, देखो जी, एक बीकर ले लेते हैं, ये बीकर है, ए बीकर, और दूसरा बीकर है यहाँ पर, बीकर बी, बीकर बी। इनके बीच में एक ऑब्स्टिकल्स रखते हैं जिसको हम बोलते हैं वाटर टैप। क्या बोलते हैं, वाटर टैप बोलते हैं। ठीक है, एक बीकर ए है, एक बीकर बी है, इनको एक जो है पाइपलाइन से जोड़ दिया मैंने, इसमें एक वाटर टैप, एक ऑब्स्टिकल्स लगा दिया है, रुकावट है। ठीक, तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, बीकर ए में बहुत सारा पानी भर दिया, या कोई सा भी लिक्विड भर दो, ये लो, ठीक, लिक्विड भर दिया, लेकिन यहाँ पर टैप तो खुला नहीं, तो वाटर तो इधर जा नहीं पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, ये ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल बैठा हुआ है, ये नीचे वाले मॉलिक्यूल पर फोर्स लगाएगा, फिर इससे नीचे वाले पर लगाएगा, फिर इससे नीचे वाले पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। उस फोर्स को अप्लाई करने पर कुछ ना कुछ वर्क होगा, होगा कि नहीं होगा, मानते हो कि नहीं बात, मानते हो? तो कुछ ना कुछ वर्क कब हुआ, जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर क्या कर रहा है, फोर्स लगा। जैसे ही इस टैप को खोलोगे, वाटर के मॉलिक्यूल बहुत तेजी से इधर की तरफ भागेंगे। क्यों भागेंगे, क्योंकि यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर वाटर नहीं, दोनों के लेवल में फर्क है। ठीक, वाटर के मॉलिक्यूल बहुत तेजी से इस लाइन में भागेंगे ऐसे, और यहाँ तक फिल हो जाएंगे। और ये फिनोमिना तब तक चलता रहेगा जब तक बीकर ए और बीकर बी में वाटर का लेवल सेम ना हो जाए। ठीक, क्लियर है, ये बात आ रही समझ में? तो अगर यहाँ पर इस पोर्शन में देखोगे, छोटे से पोर्शन में देखोगे, तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल बहुत तेजी से मूव कर रहे होंगे। ठीक, इस तरीके से इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, तो डायरेक्शन बना रहा हूं मैं, ये डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, चल रहे होंगे कि नहीं, ये डायरेक्शन। ठीक है, तो इनको क्या बोल दोगे तुम, इनको बोलोगे करंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या बोलोगे, करंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब तुम ये मैकेनिज्म कहां पर लगाओगे, बैटरी में लगाओ, सर्किट बना के देखो। देखो, ये तुम्हारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है और एक निगेटिव प्लेट, और ऐसे तुम्हारे पास ये बल्ब लगा हुआ है। ठीक, अब जैसे ही स्विच ऑन करोगे, ये मान लो स्विच है, इस वायर को दूसरे वायर से जोड़ोगे, स्विच ऑन होगा, तो यहां पर से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और कहां पर आ जाएंगे, पॉजिटिव। ठीक, इलेक्ट्रॉन निगेटिव प्लेट से निकले, और निकलते निकलते कहां पर आ गए, पॉजिटिव प्लेट। और ये फिनोमिना तब तक चलेगा जब तक पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों का नंबर सेम ना हो जाए। जिस तरीके से दोनों बीकर में वाटर का लेवल सेम नहीं हो गया,
तब तक ये फिनोमेना चलता रहेगा। ये बात आई समझ के लिए? क्लियर है? ओके। तो यहाँ पर इस कंडीशन में तुम देखोगे कि यहाँ पर जब टैप ऑन नहीं हुआ था, यहाँ पर स्विच ऑन नहीं हुआ था, और देखो ध्यान, तो यहाँ पर फोर्स मैक्सिमम था। इसका फोर्स मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर जो फोर्स लगा रहा था, यानी कि इसका पोटेंशियल हायर होगा और इसका पोटेंशियल क्या होगा? इसका पोटेंशियल 0 होगा, इसका हायर होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल किधर से किधर गए? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते रहे। ठीक है? ठीक, इसमें भी यही होता है, लेकिन इसमें उल्टा होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, यानी कि निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हैं। लेकिन करंट का फ्लो, करंट के बारे में आगे बताएंगे, करंट का फ्लो होता है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। ठीक है? अब ये क्यों होता है? ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो अब हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनेशन। ठीक, चलो देखते हैं भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनेशन को देखते हैं। इसको बनाना चाहो बना लो। हाँ, अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनेशन देखो, इसमें क्या बोल रहा है। देखो है ये कॉन्सेप्ट वही, वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से लेके आते थे? इन्फिनिटी से लेके आते थे, किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक, यहाँ पर क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, is defined as the amount of work is moving a unit positive charge from one point to another। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में दो पॉइंट है तुम्हारे पास, ये मान लो एक पॉजिटिव टर्मिनल है तुम्हारे पास और एक निगेटिव टर्मिनल है। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। ठीक है? तो किसी पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना काम करना पड़ता है, जितना वर्क करना पड़ता है, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अब हमने तुमको जैसे बताया था कि हर एक प्लेट का इसका पोटेंशियल अलग होगा, तो इसका पोटेंशियल वी ए मान लेंगे, इसका पोटेंशियल क्या मानेंगे? वी बी मानेंगे। ठीक, इसका पोटेंशियल वी ए है, इसका पोटेंशियल वी बी, दोनों प्लेट का पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो एक पॉइंट चार्ज को, पॉइंट चार्ज क्या है? क्यू नॉट, एक पॉइंट चार्ज को किसी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल या किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है, वो कहलाता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ये बात आई समझ में? ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका जो फार्मूला होता है सेम होता है, इसका जो फार्मूला होगा वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल का डिफरेंस है ना, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक, ये बात समझ लेना। दूसरी बात यहाँ पर जो है वो है, इसको ए बी मान लो, ज्यादा सही है। ए पॉइंट, ये तुम्हारे पास बी पॉइंट। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? सेम वही, एसआई यूनिट जो होती है इसकी वो होती है वोल्ट, और एसआई बेस यूनिट क्या होती है? सेम, जूल पर। एसआई बेस यूनिट होती है जूल पर। देखो बेस यूनिट क्या होती है? जो फार्मूले से ड्राइव होती है, तो ये जूल पर कोलॉम होती है। और ये एसआई यूनिट ये बनाई गई है स्पेशली वोल्टेज के लिए, इसको वोल्टेज भी बोलते हैं, ध्यान रखना। एसआई यूनिट वोल्ट होती है, एसआई बेस यूनिट जूल पर गुलाम होती है, और ये भी स्केलर क्वांटिटी ही होती है। क्लियर है? इतना समझ में आया? ओके। अब हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट की। वोल्ट मीटर, एमीटर, ये क्या होते हैं उनके बारे में समझेंगे। पहले इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो ये दो डिवाइसें हैं इन दो डिवाइसों के बारे में हम समझेंगे। एक है तुम्हारे पास वोल्ट मीटर और एक है तुम्हारे पास एमीटर। ठीक, तो वोल्ट मीटर क्या करता है, तुम इसके नाम से जान पाओगे, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये वोल्टेज को मेजर करता है। वोल्टेज क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है,
तो ये क्या लिखा हुआ है देख लो डेफिनेशन में, अ वोल्ट मीटर इज एन इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यूज टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, हालांकि दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है। तो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही रहेगा, ठीक है। और एक प्लेट के लिए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट। अब देखो इसको समझो, ये होता क्या है, ये बैटरी है तुम्हारे पास, बैटरी तो देखे हो ना तुम लोग, इन्वर्टर बैटरी, बैटरा देखे हो तुम लोग, ये 12 वोल्ट की बैटरी मान लो। तो ये जो 12 वोल्ट की बैटरी है, ये कैसे पता चला कि ये 12 वोल्ट की है, ठीक। तो उस वोल्टेज को, उस पोटेंशियल को मेजर करने के लिए यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है, यहाँ पर इस तरीके से, समझे। इस पे बीच में वी लिखा होगा, तुम लैब में जाना देखना जाके, यार सर से बोलना दिखा देंगे वो, ठीक। तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर इस तरीके से नंबर पड़े होते हैं, और यहाँ पर एक नीडल लगी होती है, सुई, वो बीच में रहेगी। तो जब इस पे तुम दोनों टर्मिनल के बीच में लगाओगे, बैटरी के टर्मिनल के बीच में लगाओगे यहाँ पर, तो ये निडल में डिफ्लेक्शन आएगा, ऐसे ऐसे मूव करेगी। तो ये क्या करेगी, वोल्टेज को मेजर कर लेगी कि ये बैटरी कितने वोल्ट की, ठीक है। तो इसको हमेशा हमेशा बैटरी के पैरेलल में लगाया जाता है, या रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस हम आगे बताएंगे जब ओम्स लॉ पढ़ाएंगे, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, रेजिस्टेंस इज हाई, ठीक। ये ध्यान रखना, ये यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, लिख लेना तुम लोग, ठीक। रेजिस्टेंस क्या होता है वोल्ट मीटर का, बहुत ज्यादा होता है, क्लियर है, ठीक। इसको सर्किट में हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, ध्यान रखना। अब एमीटर क्या होता है, एमीटर लिखो देखो क्या लिखा हुआ है, एन एमीटर इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, measuring instrument for current and used in electrical circuit, ठीक। करंट को मेजर करने के लिए किया जाता है, और किसमें किया जाता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में। इट हैज वेरी लो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस लो रखा जाता है। अब देखो इसको कैसे लगाते हैं, जैसे ये तुम्हारे पास बैटरी लगी, ठीक है, ये सर्किट है, और यहाँ पर एक बल्ब लगा है, इसको रेजिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एमीटर लगा देंगे इस तरीके से। तो एमीटर क्या करेगा, एमीटर ये बताएगा कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, वो करंट को मेजर कर लेगा, मेजर करके तुमको बता देगा कि 2 एम्पियर है, 4 एम्पियर है, 5 एम्पियर है, कितना करंट मेजर हो रहा है, वो इस इंस्ट्रूमेंट से पता चल जाएगा। इसको हम एमीटर बोलते हैं। इसको हमेशा सीरीज में लगाते हैं। इसको कैसे लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, सर्किट के पैरेलल में लगाओगे, इसको सर्किट के सीरीज में लगाओगे। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस लो होता है, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में, अगर समझ में आ गई है तो इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, अब देखो आया तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक करंट, अब जाके आया इलेक्ट्रिक करंट, अब हम समझेंगे इसको। इतने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अब हम इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर पहुंचे, ठीक है। अभी स्कूल में एक दो लेक्चर में ही खत्म हो जाता है ये चैप्टर, लेकिन यहाँ पर देखो हर एक पॉइंट को मैंने तुमको समझाया है कि कैसे चार्ज बने, कहाँ से वो कॉन्सेप्ट उठ के आया, किस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे इमेजिन करोगे, वो सब बताया मैंने तुमको, ठीक। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट आया है, तो पहले इसकी डिफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद इसके फार्मूले। लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही फ्लो करते हैं थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर के थ्रू, सच एज मेटल वायर, जैसे कि एक मेटल वायर। तो मेटल का वायर जो होता है वो कंडक्टर होता है। तो मेटल वायर में जो चार्जेस मूव करते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, उसके रेट पे, ठीक है। हमने कहा था जहां पर रेट होता है, जहां पर वर्ड तुम्हारा रेट आ जाए, तो वहां पर क्या करते हैं, चार्ज की फिजिकल, चार्ज क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। जब भी वर्ड रेट आ जाए समझो टाइम आया ही है वहाँ पर, ठीक।
तो इसको तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो, मतलब समझने के लिए भी। वैसे डेफिनेशन ये सफिशिएंट। ठीक, यहाँ पर लिखोगे इन कंडक्टर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, ऐसे भी लिख इन अ कंडक्टर तो राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी। इन अ कंडक्टर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, वो क्या कहलाएगा? तुम्हारा करंट कहलाएगा। तो इसको समझोगे, देखो करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? करंट को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर लिख लो, इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल आई, ये सिंबल होता है कैपिटल आई। तो कैपिटल आई इक्वल टू होता है, करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को किससे, देखो करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को टी से रिप्रेजेंट। तो आई इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन टी। ठीक, एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम वो 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। यूनिट यूनिट होगा, लेकिन वो एक होगा। तो 1 सेकंड में, मान लिया सेकंड, सेकंड लेके चलते हैं कि 1 सेकंड में जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस कंडक्टर में यानी कि वायर में फ्लो करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? करंट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? करंट। ठीक है, तो ये होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर। एसआई यूनिट ऑफ करंट वो क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर साइंटिस्ट थे जिन्होंने करंट का इन्वेंशन किया था, उन्हीं के नाम पर एम्पियर पड़ गया। वैसे एसआई बेस यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई बेस यूनिट होती है कूलम पर सेकंड। टाइम की यूनिट सेकंड, टी की यूनिट सेकंड, और चार्ज की यूनिट कूलम, तो कूलम पर सेकंड। ठीक है, और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये भी स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पर लिखे देना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी, ठीक, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इसको फट से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट डेफिनेशन है तुम्हारी, डेफिनेशन ऑफ वन एम्पियर। पहले तो हमने किसकी डेफिनेशन को समझा था? इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन को समझा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? आई बराबर क्यू अपॉन टी। ठीक, फार्मूला क्या था हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये तुम्हारे पास करंट है, ये चार्ज है, ये टाइम है। तो यहाँ पर तुम जब आओगे डेफिनेशन ऑफ वन एम्पियर, देखो क्या कह रहा है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है तुम्हारे पास? इलेक्ट्रॉन होता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर एट अ रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड। 1 कूलम चार्ज जब किसी कंडक्टर से 1 सेकंड में पास होता है, तो वहां पर जो वैल्यू आती है करंट की, वो कहलाती है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर कहलाती है। ठीक, ये मान लो तुम्हारे पास चार्ज की वैल्यू क्या है? 1 कूलम। ठीक, टाइम की यूनिट क्या है? 1 सेकेंड। टाइम की यूनिट नहीं, वो टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड, और चार्ज की वैल्यू क्या है? 1 कूलम। ठीक, तो आई इक्वल टू क्या लिखोगे? 1/1, यानी कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और कुलाम पर सेकेंड, कुलाम पर सेकेंड क्या होता है? कुलाम पर सेकेंड ये होता है एम्पियर। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 एम्पियर। तो बात आई समझ में? नहीं आई? फिर से समझो इसको कि 1 सेकंड में, यूनिट सेकंड में, 1 सेकंड में किसी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज पास हो जाता है। 1 कूलम चार्ज, और 1 कूलम क्या होता है? ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद हो तुमको, अगर हमने न्यूमेरिकल करवाया था इससे पहले वाले लेक्चर में। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? 1 कूलम जो है चार्ज 1 सेकंड में किसी कंडक्टर से अगर पास हो जाता है, तो उसमें जो, उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 एम्पियर आएगी।
ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, ये बात हो गई 1 एम्पियर की। अब हम बात करेंगे इसकी यूनिटी कि इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है। जैसे लिखा होगा कि 1 मिली एम्पियर, ये बिल्कुल अलग बात बता रहा हूँ। 1 मिली एम्पियर, इसको लिखोगे 10⁻⁻6, सॉरी 10⁻³ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर क्या होगा, 10⁻³ एम्पियर। कहीं पर लिखा हुआ 1 माइक्रो एम्पियर, ये जो यू तरीके से सिंबल दिख रहा है इसको बोलते हैं माइक्रो। तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, ये सब याद रखना तुम लोग। 1 मिली एम्पियर इज टू 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इज टू 10⁻6 एम्पियर। ठीक है, अब इतना नोट कर लो। फिर दूसरी हेडिंग पर चलते हैं, जल्दी जल्दी हेडिंग, ये सॉरी डेफिनेशन हम जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल पर आएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। अब देखो, ये न्यूमेरिकल को समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि न्यूमेरिकल नंबर सेकंड है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट लगवाया था। ठीक, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब फ्रॉम, ठीक है, अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। ठीक है, कितना वर्क करना पड़ता है 2 कूलम्ब के चार्ज को, चार्ज ऑफ आ नहीं लगेगा यहाँ पर, चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब के चार्ज को एक पॉइंट, जहां पर इसका वोल्टेज कितना है 118 वोल्ट, 118 वोल्ट से 128 वोल्ट की तरफ जाता है। मान लो एक पॉइंट है तुम्हारे पास, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। इस पॉइंट पर वोल्टेज कितना है 118 वोल्ट है, और इस पॉइंट पर कितना है 128। ठीक, तो यहां से चार्ज को यहां तक जाने में कितना वर्क करना पड़ा, और चार्ज की वैल्यू क्या है, तो चार्ज जो क्यू है वो है 2 कूलम्ब, 2C। ठीक, तो ये ध्यान रखना, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि फार्मूला जो अप्लाई करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का, तो वो हमेशा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, वो हमेशा होगा, उसको ऐसे लिखोगे वी ए डिफरेंस वी बी बराबर डब्ल्यू पान, अब जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे। ठीक है, डिफरेंस का मतलब होता है, यहाँ पर माइनस नहीं लगाया मैंने, यहाँ पर डिफरेंस लगाया, जो बड़ा होगा उससे उसको घटा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, वी बी बड़ा, तो वी बी माइनस क्या करेंगे वी ए बराबर डब्ल्यू पान क्यू। ठीक, तो वी बी कितना है 128 माइनस 118, डब्ल्यू तुमको निकालना है, क्यू की वैल्यू 2 कूलम्ब दे रखी है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, और वर्क 10 अपॉन 2, यानी कि डब्ल्यू अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10 के नीचे 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इम्प्लाइज दैट यहाँ पर कितना आ जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू 2 इंटू 10, यानी कि 20 जूल। ठीक, ये आंसर आ जाएगा 22। तो आंसर कितना आ जाएगा 22। जब चार्ज को पॉइंट ए से बी की तरफ ले जाया गया, ठीक है, तो वर्क डन निकालना है, तो फार्मूला हम लगाएंगे ये। ठीक है, तो वी बी माइनस वी ए कर दिया, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना वर्क करना पड़ा वो उसको इस तरीके से फार्मूले रख के निकाल देंगे, 128 माइनस 118 W/2। ठीक, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आंसर में। चलो इसको नोट करो, फिर आगे चलो। चलो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देख लो। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन करो करो भाई, उसके बाद जिम जाए यार, बहुत परेशान हो गया, बहुत गर्म लग रहा है आज। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। ठीक है, करंट की वैल्यू दे रखी है 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट, कितने मिनट 20 मिनट, ये टाइम की वैल्यू दे रखी। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या निकालना है हमको, इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है। देखो न्यूमेरिकल को अगर तुम लोग पढ़ पा रहे हो अच्छे से, और तुम ये फाइंड कर पा रहे हो कि पूछ क्या रहा है न्यूमेरिकल, ठीक है, गिवन क्या है न्यूमेरिकल में, तो न्यूमेरिकल बहुत आसान। तो सबसे पहले गिवन निकाल लो, गिवन क्या है करंट, करंट की वैल्यू दे रखी है 0.25 एम्पियर, टाइम की वैल्यू 20 मिनट। अब मिनट ऐसा यूनिट तो होती नहीं, क्या बताया था तुमने यूनिट कन्वर्जन में, कि टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, होती है सेकेंड। तो 20 इंटू 60, ठीक, तो कितना हो जाएगा
इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12 और 2 0 लगा दो, सेकंड हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? ये लिख लिया। अब करंट का फार्मूला क्या होता है, हमको निकालना क्या, फाइंड क्या करना भाई, चार्ज। तो Q बराबर होता है आई टी। क्यों Q बराबर आई टी? क्योंकि I बराबर क्या बताया था मैंने, Q अपॉन टी। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो Q I की वैल्यू 0.25। चलो भाई, अब T की वैल्यू 1200, इसको भाई मल्टीप्लाई करो। तो पहले तो तुम ऐसा करो, 25 को 12 से मल्टीप्लाई कर ही दो। जो भाई बच्चों वाला गुणान हमको करना पड़ा। 10 5 50 हो जाएगा, 5 0 10 3। तो ये 300 आ गया, 2 0 और लगाओ। ठीक, ये 30,000 हो गया। पॉइंट कब लगा हुआ है, दो प्लेस के पहले। तो दो प्लेस के पहले यहाँ पर क्या लगाओगे, पॉइंट लगाओ। ऐसे कैलकुलेशन तो तुम लोगों को बतानी पड़ेगी ना, आता तो है नहीं तुम लोगों को। हटा दो यहाँ से। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 300, और इसकी यूनिट क्या होती है, कोला। ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा चार्ज का वैल्यू, 300 कोला। चलो इसको नोट करो जल्दी से। ठीक, अब ये लेक्चर हम लोग यहीं पर रोकते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे, इसका न्यूमेरिकल करेंगे, समझेंगे क्या होता है ओम्स लॉ। देखो बेटा, ये सारे क्वेश्चन, सारी डिफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है, वरना फिर ये जब हम तुमको अंसार कराएंगे तो प्रॉब्लम होगी फिर। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ो इसको। चलो, के बाय।